तो क्या बोलती पब्लिक, कैसी चल रही है तैयारी बोर्ड एग्जाम की? चलिए सुनते हैं क्या कहना है स्टूडेंट्स का। आर.डी. शर्मा में तो भाई एक चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन है ना, और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। बाकी सब तो आ जाएगा पर ट्रायंगल्स और सर्कल्स में नहीं आ पाएगा। हमारी बुक्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। 10 चैप्टर नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अरे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, होगा। सर्कल्स भी होगा, ट्रायंगल्स भी होगा। सर्कल्स भी इजी लगेगा, ट्रायंगल्स भी इजी लगेगा, बिलीव मी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 यानी कि सर्कल्स की। और इस वन शॉट वीडियो के बाद सर्कल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी कि इस सीरीज़ के हर एक वीडियो में हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, PYQs करेंगे, MCQs करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यानी आज हम लोग जो 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, उन 30 क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि NCERT तो वो लगा के जाते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि प्री बोर्ड के क्वेश्चन या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं। तो उनका कहना ये है कि आखिर हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, आखिर हम किस बुक से प्रैक्टिस करें कि हमें सारे क्वेश्चंस बन जाए। यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो 3 मार्क्स के हॉट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, आखिर वो किस तरह से प्रैक्टिस करें कि उन्हें वो क्वेश्चन भी बन जाए। तो आप एडुका जोन के सैम्पल पेपर को यूज़ कर सकते हैं और इस वैरायटी के हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन एडुका जोन के सैम्पल पेपर में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले सर्कल्स में कुछ MCQs आते हैं और ये MCQs एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं, तो बच्चों को अक्सर इसमें डाउट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने MCQ लिखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड एट हाउ मेनी पॉइंट्स। सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? 2 पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट पे, 3 पॉइंट्स पे या 4 पॉइंट पे। तो टेंजेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ 1 पॉइंट पे। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट। किसी सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट होती है? तो किसी सर्कल में अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं, ठीक है, अब उसके पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो उसके पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं सिर्फ 2। अगर आप सोचो कि नहीं और भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये भी तो इसके पैरेलल है, तो फिर ये टेंजेंट नहीं है, तो सेकेंड लाइन है। तो किसी भी सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, थर्ड MCQ की। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? किसी एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो किसी भी सर्कल में टेंजेंट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, टेंजेंट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अ सर्कल हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स? इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है। MCQ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर? नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। ये पूछते हैं कि किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। अगर किसी भी सर्कल में हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो वो सिर्फ 2 टेंजेंट हो सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट? ओनली 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? सर्कल की बाउंड्री पे कोई एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं? तो आप बोलोगे यार इनफाइनाइट खींच सकते हैं, एक ये, ठीक है, और दूसरी ये। लेकिन अगर आप कोई दूसरी खींचना चाहते हो, दूसरी खींचने लग जाते हो, तो एक तो आपको टेंजेंट मिलेगी, लेकिन बाकी सब कैसी होंगी? बाकी सब हो जाएंगी उसकी सेकेंड लाइन हो जाएंगी। यानी कि सर्कल पे प्रेजेंट किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, बाकी सारी जो आप खींच रहे हो वो कैसी हो जाएंगी? सेकेंड लाइन हो जाएंगी, सेकेंड लाइन हो जाएगी। ठीक। तो इसका आंसर क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? ओनली 1। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं मिलते जुलते थे एक दूसरे से, थोड़ा सा सिमिलरिटी थी, और अक्सर बच्चों को इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया है और इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल? इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट लाइन होती है और रेडियस होती है वो आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा, और राइट ट्रायंगल है और 2 साइड मालूम है, तो आप तीसरा कैसे निकालोगे? उस पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाइपोटेनस कौन होता है? राइट एंगल के सामने वाला साइड। तो OP² इज इक्वल टू
OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। एंड आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम है OT चाहिए है ना, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PT, उधर भेज दो। तो OP हमें चाहिए है OP हमें मालूम है 13 स्क्वायर माइनस PT कितना है 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144, ये आ जाएगा 25। OT स्क्वायर इज 25, देयरफॉर ये हो जाएगा 5। तो ये आंसर भी करेक्ट है। थ्योरम 10.1 पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सर्कल में आएंगे, तो अभी वैसे मैंने आपको अभी थ्योरम नहीं बताई है, थ्योरम का प्रूफ कैसे करना हम बात करेंगे। बस इतना याद रख लीजिए कि सर्कल में टेंजेंट एंड रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सर्कल में टेंजेंट एंड रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 MCQs। बात करते हैं सर्कल चैप्टर की थ्योरम्स की। आप सबको पता है कि सर्कल चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। दोनों ही बहुत इजी थ्योरम्स हैं एंड बिलीव मी, अगर ये तो थ्योरम समझ आ जाती हैं आपको, तो सारे क्वेश्चन है ना आगे के वो इन थ्योरम के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी इस थ्योरम का समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि थ्योरम भी आ सकती हैं एंड क्वेश्चंस तो इन पे बेस्ड है ही। बात करते हैं थ्योरम 10.1 की। ये थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी सर्कल, इस थ्योरम का कहना ये है कि किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। नो मैटर कि आपने टेंजेंट कहाँ बना रखी है, आप चाहो तो टेंजेंट जो है यहाँ बना लो, तो फिर ये इस अपनी रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर आपने टेंजेंट यहाँ बनाई है देन अगेन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना। तो बस थ्योरम का ये कहना है कि कहीं पे भी आप टेंजेंट बनाओ वो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज थ्योरम 10.1, ठीक है। छोटा सा प्रूफ है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, अदरवाइज थ्योरम बहुत इजी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हमने बाकायदा अच्छे से लिख लिया कि क्या गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट XY एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। एक टेंजेंट दी है जो कि सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है और सर्कल दिया जिसका सेंटर O है, यानी OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो सबसे पहले हमने, अगर मैं आपसे पूछूं कि XY टेंजेंट पे कितने पॉइंट्स हैं, आप कहोगे भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से हमें एक पॉइंट Q ले लेना है। तो टेक अ पॉइंट Q ऑन XY, लेकिन आप वो पॉइंट Q कहीं पे भी ले सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन P पे नहीं लेना है। टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन, और साथ में एंड ज्वाइन OQ, और साथ में O से Q को ज्वाइन कर देना है ताकि एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो जाए। अब इस ट्राइंगल में हमें ये एंगल OPQ को 90 डिग्री बताना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर किसी लाइन में से अनगिनत पॉइंट्स हैं, देयर आर अनकाउंटेबल पॉइंट्स, और एक पॉइंट है जो कि लाइन से बाहर है, इस लाइन से हम इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते जाएं, है ना, तो उन सब में जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर कहा जाएगा। यानी कि लाइन से बाहर किसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखी जाए तो उन सारी डिस्टेंसेस में परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि यानी हम लोग क्या करें, इनसे सारी डिस्टेंसेस कंपेयर कर रहे हैं, जो सबसे छोटा साबित होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर। हम लोग ये सोचते हैं यहाँ पे कि जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, XY पे एक पॉइंट Q ले लिया। अब ये पॉइंट सर्कल के अगर बाहर है तो क्या होगा, सेंटर से, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है सर्कल में, जो पॉइंट बाउंड्री पे होते हैं ना, जो पॉइंट बाउंड्री पे होते हैं उनसे जो अगर मान लो Q यहाँ होता तो उसकी डिस्टेंस क्या होती, रेडियस के इक्वल हो जाती। अगर ये पॉइंट Q अंदर होता तो उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से छोटी हो जाती। तो ये जो Q है, पहले हम क्लियर कर देते हैं कि ये Q कहाँ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस Q लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल, देयरफॉर OQ इज, O से Q की डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होगी ऑब्वियसली, और रेडियस कौन है, OP है, ठीक है। हम क्यों कह सकते हैं कि Q बाहर ही है सर्कल के, बिकॉज इफ Q इज इनसाइड द सर्कल देन इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q अंदर है सर्कल के, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी
क्यू पॉइंट अंदर तब हो सकता है जब ये जो टेंजेंट है वो सीकेंट बन जाए, वो अंदर से सर्कल के अंदर से अगर जाए गुजरे, तो फिर वो तो सिर्फ तब हो सकता है कि ये क्योंकि हम सीकेंट पे क्यू लिया है और क्यू हमेशा बाहर ही होना चाहिए, और अगर क्यू अंदर है इसका मतलब ये हुआ कि वो टेंजेंट नहीं है, सीकेंट लाइन है। तो वी आर नॉट सपोज टू टेक सीकेंट लाइन, वी हैव टू टेक टेंजेंट लाइन। तो हम लोग लिखेंगे अदरवाइज xy will become a secant line, तो secant line तो तुम्हें लेना नहीं था, तुम्हें तो टेंजेंट लेना था, थ्योरम तो टेंजेंट के बारे में है, ठीक है। तो इसलिए Q जब हम एक पॉइंट टेंजेंट पे लेते हैं तो उसकी डिस्टेंस P से उसकी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो जाती है। हम लोग लिखेंगे therefore OQ is longer than the radius, यानी कि ये रेडियस से जो है बड़ा है, रेडियस से बड़ी है इसकी डिस्टेंस। बोलते हैं कि यार हमने एक पॉइंट XY पे ले लिया और बता दिया कि अगर सेंटर से डिस्टेंस क्योंकि लेते हो तो रेडियस से वो बड़ा होता है, ठीक। अब एक्चुअली तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें बताना है कि OP सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो ही तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो पाएगा, है ना। तो एक पॉइंट से तो ये होना नहीं है, सबसे छोटी बताने के लिए कम से कम 4-5 बार तो आपको यही काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे हमने Q के लिए लिखा है वैसे ही हम कोई भी पॉइंट XY पे ले तो उसके साथ तो सेम सिचुएशन होनी है। तो दिस हैपेंस विथ एवरी पॉइंट ऑन XY, यहाँ पे लिखेंगे सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY पे तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके साथ तो यही सिचुएशन होगी ना, OP तो उससे छोटा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि OP इज द स्मॉलर डिस्टेंस, और जो स्मॉलेस्ट है वही तो परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूफ कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। बस इसे लिख देना है, थोड़ा सा शब्दों के जाल में से फंसा देना है, प्रूव हो चुका है, जो सबसे छोटा है वही परपेंडिकुलर है, बस अभी लिखना आपको बचा है। दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY अदर देन, हम यहाँ पे फिर से क्लियर करेंगे कि यार ऐसा नहीं हो कि P से तुम कंपेयर करने लग जाओ, P से अलग लेना है पॉइंट्स, अदर देन P। So we can say OP is the shortest distance, OP is the shortest distance, shortest of all the distances, किससे डिस्टेंस ले रहे हो आप, O से ले रहे हो, distances of the point O from points on XY, points of XY पे प्रेजेंट अनगिनत पॉइंट में से जब हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं उन सब में OP कैसा है, शॉर्टेस्ट है, और जो शॉर्टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो लास्ट में लिख लीजिए, सो OP इज परपेंडिकुलर टू OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और इसीलिए OP जो है वो XY पे परपेंडिकुलर है। समझ गए, सिर्फ OP को छोटा बताना था जिससे कि वो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। आई होप समझ पाओगे थ्योरम को, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का प्रूफ था लेकिन इतना लिखना है थ्योरम आसान, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। चलिए बात करते हैं सर्कल चैप्टर के सेकंड थ्योरम की, थ्योरम 10.2। ये उससे भी ज्यादा इजी है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थ्योरम 10.2 ये कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आप ये तो जानते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट और दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं किसी भी सर्कल में। अब थ्योरम ये कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लोग गिवन वगैरह लिख लेंगे, सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, तो ये सब लिख लेंगे। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PR इज इक्वल टू PQ। हमें प्रूफ करना है कि जो दो टेंजेंट्स हैं ये लोग लेंथ में इक्वल हैं, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ तो इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन होगा, जॉइन OR एंड OQ एंड साथ में O से P को भी ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन OP OQ कंस्ट्रक्शन बनाने चाहे ऐसे लिख लें, ज्वाइन OP OR एंड OQ, इन सबको हमें ज्वाइन कर लेना है। ऐसा करने से दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट बता देना। अगर हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो सीधे से PR और PQ इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल POQ, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो हमने अभी जो थ्योरम 10.1 प्रूफ की है
उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज वी हैव प्रूव दैट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे और इसमें लिखेंगे एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OQP, रीजन ईच 90 डिग्री। या ये भी लिख सकते हो कि टेंजेंट थ्योरम से ऐसा हुआ है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, आई हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं थ्योरम 10.1, बट एग्जाम में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, नाउ OP इज इक्वल टू OP कॉमन है दोनों, OP पहले ट्रायंगल में भी दूसरे ट्रायंगल में, तो OP इक्वल टू OP। फिर उसके बाद OR इज इक्वल टू OQ। OR और OQ क्यों इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये लोग क्या है, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, बाय RHS रूल राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाय CPCT PR is equal to PQ. By CPCT triangles are congruent. So by CPCT जो दोनों PR और PQ है वो आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह से प्रूव होता है कि किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट खींचते हो वो टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती हैं। तो हेंस वी कैन प्रूव टेंजेंट थ्योरम 10.2। ठीक है, तो दोनों थ्योरम यहाँ से अपनी प्रूव हो जाती हैं। अब हम लोग फटाफट से इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। हमने डिस्कस कर लिए दो थ्योरम्स, यानी कि जब भी हमें क्वेश्चंस करने होंगे हमें उन दोनों थ्योरम को कहीं पे भी यूज करना है। अब एक छोटा सा हम रूल और बता देते हैं जिससे जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, वो बहुत हेल्पफुल होंगे, एंड स्पेशली MCQs। देखते साथ ही आप आंसर बता दो, क्योंकि MCQs में आपको क्या करना है, देखते साथ ही तो आंसर चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ईजी हो जाएगा। किसकी हेल्प से, इस क्वेश्चन की हेल्प से। एक्चुअली आपको 10.2 में 10th क्वेश्चन दिया है, पहले हम इस रूल को समझते हैं, इसके बाद MCQs जो है बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10.2 के 10th क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। ये दो, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसकी 2 टेंजेंट्स हैं, ये दोनों टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होती है। हम 10.2 में प्रूव कर चुके हैं। अब ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का जो एंगल है वो इसके साथ सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये हमें इस 10th क्वेश्चन में प्रूव करना है और इसकी हेल्प से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन या प्रूफ है ना बहुत इजी है। सबसे पहले तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, 90 10.1 थ्योरम से इज इक्वल टू एंगल OBP। इसका नाम क्या था, OAP। OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। नाउ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि सभी एंगल का सम क्या होगा, APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP। मतलब मैंने क्या किया, चारों एंगल लिख लिए हैं एक एक करके। इनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो अब इसमें से आपको 2 एंगल के बारे में पता है कि 90 कौन कौन से, एक ये एंगल आपको पता है 90 और ये एक एंगल 90 डिग्री पता है, तो रख लेते हैं। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, इनके बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन ये दोनों एंगल 90 पता है। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए इनको। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180। अब 360 में से जाके 180 माइनस हुआ, 360 माइनस 180, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था कि
टेंजेंट आपस में जो एंगल बना रही है वो एंगल और सेंटर वाला एंगल जो है उनका सम जो है 180 होता है, यानी कि वो एंगल सप्लीमेंट्री यानी उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने एक रूल प्रूव किया। अब देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस कैसे इजी बनता है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन मैंने दिया है और बोल दिया कि ये एक्स की वैल्यू निकालिए, एंगल एक्स निकालिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है इसी पे बेस्ड, क्या दिया है कि ए ओ बी पी, ये एक डायग्राम है एंड इसमें आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो अब हमने जो मैंने आपको जो रूल बताया उसका यूज करेंगे। इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, हमेशा याद रखिए इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, और इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70 डिग्री। ठीक, देखिए तो इस 10th वाले क्वेश्चन की हेल्प से ऐसे जो छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है बहुत इजीली आप कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। सर्कल के इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एंगल है 50 डिग्री एंड हमें फाइंड करना है एंगल OAB यानी हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब टेंजेंट थ्योरम से हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट की जाती है वो लेंथ में इक्वल होती है, यानी कि ये टेंजेंट इस टेंजेंट की इक्वल होगी। तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल PAB, इसमें दो साइड्स इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं ना, यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल x है तो ये भी x होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, यानी कि x plus 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x plus x यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 65 डिग्री। तो आपका ये दोनों एंगल कितने आ गए 60 डिग्री। अब हमने कहा था कि पूरा एंगल 90 है और अकेला कितना हो गया है 65। तो जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है PAO सम है दो एंगल्स का, एक तो x का और दूसरा इसका जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है OAB का। इन दोनों का सम 90 है और x तो 65 है, तो 65 प्लस OAB इज इक्वल टू 90 और रिक्वायर्ड एंगल OAB हो जाएगा आपका 90 माइनस 65 डिग्री, यानी कि हमारा OAB एंगल हो जाएगा 25 डिग्री। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड एंगल OAB। तो देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में सर्कल की दोनों टेंजेंट थ्योरम जो है यहाँ यूज हो जाती है। और बिलीव मी कि जो सर्कल के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, जो बच्चे ये कहते हैं वो अब ये जान ले कि अगर कॉन्सेप्ट से हम लोग समझते जाएंगे तो घूम फिर के बस जो दो थ्योरम है वही यूज होना है हर क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था ना वो ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसको मैंने पूरा सॉल्व कराया था। वो तब के लिए है जब वो क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है तो अब हम बात करने वाले इसी टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक की। जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ और ट्रिक से ही हम तीनों क्वेश्चंस करेंगे। याद रखिए अगर 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में आता है, सीधे ट्रिक लगाइए, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्या है ट्रिक? जब भी हमें इस फॉर्मेट में डायग्राम दिया होता है तो याद रखिए कि जो ये दोनों एंगल्स होते हैं ना, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एंगल APB यानी कि ये एंगल हमेशा डबल होता है, ट्वाइस होता है एंगल OAB का। दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल। फाइन। अगर ऐसी बात है तो फिर अगर ये 64 है तो वो उसका आधा हो जाएगा। या तो ये समझ लीजिए कि ये इसका हाफ होता है या इसका ये डबल होता है, यानी रिलेशन ये है इनमें। तो अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, देखिए यहाँ पे आपका 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल OAB अगर APB 64 डिग्री है तो ये 64 है, हमें जस्ट आधा कर देना, ये एंगल आधा होगा तो 64 का आधा 32 डिग्री। सीधे आपने टिक कर दिया। डोंट वेस्ट टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि अब आपके पास है ये ट्रिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडजॉइंट फिगर एंगल OAB यानी OAB 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है, देन फाइंड एंगल APB ये एंगल निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ये एंगल हमेशा इस एंगल का डबल होता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स। इनमें ये रिलेशन होता है कि एंगल APB ट्वाइस होता है एंगल OAB का। अगर ऐसी बात है एंड दिस एंगल इज 30 तो डायरेक्ट आप इसको डबल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? इन दोनों एंगल में होता है एक रिलेशन और वो रिलेशन आपको यूज कर लेना है स्पेशली फॉर एमसीक्यूज।
सेम क्वेश्चन हम सॉल्यूशन से कैसे करेंगे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अगेन सेम डायग्राम दिया है, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है इन गिवन फिगर एंगल PAB यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, दिस एंगल इज 50 डिग्री, देन फाइंड द एंगल OAB। आपको एंगल OAB निकालना है। हम जानते हैं कि ये एंगल हमेशा इसका आधा होगा, लेकिन यहाँ तो ये दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एंगल दे रखा है, तो हम जानते हैं कि सर्कल के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट इसके इक्वल होगी टेंजेंट थ्योरम से। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री है, देन ऑब्वियसली दिस एंगल इज आल्सो 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल APB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं अगर हम, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये 50 और ये 50 यानी दोनों 100 हो गए, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 180 माइनस 100 यानी ये एंगल 80 डिग्री का हो जाएगा आपका। कितना 80 डिग्री का हो जाएगा। दिस थर्ड एंगल, दो एंगल मालूम हो तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, 180 माइनस 2 एंगल्स का सम, 180 माइनस सम ऑफ 2 एंगल्स, तो 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। अब मैंने आपको कहा था कि एंगल APB इज डबल ऑफ दिस एंगल, तो मैं यहाँ पे निकालना क्या था, OAB निकालना था, ये एंगल निकालना था, ठीक। तो ये आधा होता है इस एंगल का, पहले हमें ये एंगल नहीं दिया था लेकिन अभी दिया है, तो 80 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है 40 डिग्री, तो दिस एंगल OAB इज हाफ ऑफ 80 यानी कि 40 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ पा रहे हो। सेम डायग्राम पे बेस्ड हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं, चारों क्वेश्चन बोर्ड में कभी ना कभी आ चुके हैं। ये 3 MCQs में पूछा था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो 3 मार्क्स में आया था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। ये ना बोर्ड एग्जाम में कई बार इस तरह से पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब यही क्वेश्चन आपकी NCERT एक्सरसाइज 10.2 में भी दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंस समझिएगा बच्चों, सेम क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, आपको बस खूब ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप ध्यान से रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा तो वही क्वेश्चन है, यानी कि इससे आपको ये समझ आया कि सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपके 13 क्वेश्चन में NCERT में लिखा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके अपोजिट साइड यानी कि जैसे CD और AB, ये अपोजिट साइड है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब, इनस्क्राइब, दो वर्ड्स हैं। सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर है क्वाड्रिलेटरल, इनस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ सर्कमस्क्राइब है यानी सर्कल के बाहर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही है, सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो सप्लीमेंट्री यानी उनका सम 180 डिग्री है। बोले तो आपको प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतनी सी कहानी है इस क्वेश्चन की, ठीक। लेकिन अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स तो AB और CD भी है, यानी कि AD और BC के साथ भी यही काम करना है, यानी कि COD, एंगल COD प्लस AOD इज आल्सो 180 डिग्री, ये दोनों आपको प्रूव कर देना है। समझ आ गया क्वेश्चन? अच्छा, यानी NCERT में जैसा लिखा है मैंने अभी वो लिख दिया है। अब यहाँ क्या लिखा है वही चीज लिखी है, a circle touches the sides of a quadrilateral ABCD at PQRS respectively, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल उसको इन पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ये सब यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया इन्होंने। Show that the angles subtended by at the center by pair of opposite sides are supplementary, यानी वो ही चीज है दूसरे तरीके से यहाँ पे कह दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले वो सब तामझाम कर लिया, क्या क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। तो गिवन को आप अपने से लिख लोगे, प्रूव क्या करना है सीधे सीधे हम लिख रहे हैं। We have to prove here angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree and angle AOD plus angle BOC is equal to 180 degree। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूव में हम लोग को छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। सिर्फ क्या कंस्ट्रक्शन करना है, रेडियस से सेंटर को ज्वाइन कर देना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो अगर हम P से O को ज्वाइन कर दें, फिर O से S को ज्वाइन कर दें, फिर O से R को ज्वाइन कर दें, फिर ये ज्वाइन कर दें इस तरह से, ठीक है। ज्वाइन कर दिए, जैसे हमने इसको ज्वाइन किया तो हमें बहुत सारे एंगल्स मिल जाएंगे। मान लेते हैं सपोज दिस इज एंगल 1, 2, फिर 3, 4, then 5, 6, then 7 and 8, मतलब एक तरफ से हमने एंगल देते गए। तो छोटी सी समरी देख लेते हैं कि हमें ये जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने बस क्या किया है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया, जिससे कि 8 एंगल क्रिएट हो गए, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। किसी भी सर्कल में अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो लेंथ में इक्वल होती है तो हमने पढ़ लिया है।
अब ये भी याद रखना है हमें कि जो इक्वल टेंजेंट होती है वो सेंटर से हमेशा क्या करती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। सेंटर से हमेशा इक्वल एंगल बनाती है, यानी कि अगर ये दोनों टेंजेंट है तो सेंटर से जो पहली वाली टेंजेंट एंगल बना रही होगी दूसरी वाली भी वही बनाएगी, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसे हमने डिस्कस भी किया था थ्योरम में, तो ये हमेशा यहाँ पे हमें याद रखना है। तो हम लोग उस चीज को मेंशन करेंगे, वी नो दैट equal tangents subtend equal angle at the center। तो यहाँ पे ये रूल हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि AP AS के इक्वल होगी, एज AP इज इक्वल टू AS, देन BP इज इक्वल टू BQ, फिर CQ इज इक्वल टू CR, DR इज इक्वल टू DS, यानी कि जितनी भी टेंजेंट्स ये सब आपस में इक्वल हो रही हैं। टेंजेंट्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल बनाएगी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू, मतलब मेन हमारा काम ना एंगल का है यहाँ पे, टेंजेंट्स का नहीं है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इक्वेशन नंबर 3, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, इक्वेशन नंबर 4। अब सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सभी एंगल्स का सम जो है 360 होगा। दिस इज बिकॉज द कंप्लीट एंगल इज 360, तो सबका सम कितना होगा, 360 होगा। अब एंगल 1 2 के इक्वल है, तो हम इसको 2 एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 की जगह भी 2 लिखा जा सकता है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 यानी 2 एंगल 2, ठीक है। 3 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह भी 3 लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 2 एंगल 3, ठीक है। फिर 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो 5 की जगह एंगल 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 6। फिर 7 8 के इक्वल है, तो 8 की जगह 7 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए पहले हम लोग ना AOB और COD का सम 180 है ये प्रूफ करेंगे। तो AOB मतलब 2 3 चाहिए और COD मतलब 7 6 चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, सबको 2 3 7 6 में कन्वर्ट किया है। तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल 2 प्लस 3, 2 को कॉमन ले लिए। फिर 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप लोग क्या करो, 2 को भेज दो उधर, 2 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 का नाम क्या है, देखो पहले 2 को कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और यहाँ पे हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 प्लस 3 क्या होगा, एंगल AOB, 6 प्लस 7 क्या होगा, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए पहला पार्ट जो है आप आसानी से प्रूव कर चुके हो कि एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली इसी तरह से अभी हमने क्या किया था, इस वाले रिलेशन में 2 की जगह 1 की जगह 2 लिखा था, मतलब जानबूझ के सबको 2 3 और 6 7 में कन्वर्ट किया था। अब अगर हम लोग 2 की जगह 1 लिख देते और 3 की जगह 4 लिख देते और 7 की जगह 8 लिख देते, तो सेम रिलेशन किस में प्रूव हो जाता, ये आपका आ जाता 2 एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस 8 प्लस एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 प्रूव कर सकते हैं। और 1 प्लस 8 का नाम क्या है, एंगल AOD, और 4 प्लस 5 का नाम क्या है, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारी NCERT एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। डायग्राम आपको यहाँ पे बना हुआ है, अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटर है जो कि सर्कल के चारों तरफ बनाया गया है, यानी कि सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। इतना बस दिया है। एंड टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हमें प्रूव करना है। ये प्रूफ करने के लिए भी हमें 10.2 थ्योरम लगानी है, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट होती है वो लेंथ में इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगी, ये टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग सोल्यूशन में पहले एक बार थ्योरम मेंशन कर देंगे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो वो मेंशन करके फिर चारों लिख देंगे कि AP AS के इक्वल है, PB PQ के इक्वल है, सब इक्वल हो
यहाँ पे हमने लिख लिया। नाउ अब किसके इक्वल है AP? AP इज इक्वल टू AS, देन BP इज इक्वल टू BQ, सेकेंड इक्वेशन। नाउ QC इज इक्वल टू CR, थर्ड इक्वेशन। नाउ DR इज इक्वल टू DS, फोर्थ इक्वेशन। ये हो गया। नाउ अब आपको बस क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। नाउ AB प्लस CD। अब AB को आप क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो AB की जगह लिख देंगे AP प्लस PB यानी कि BP, प्लस CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CD की जगह हम लिख सकते हैं CR प्लस DR, CR प्लस DR लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो एक साइड वाले हैं, अब AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। BP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। CR किसके इक्वल है, DS के इक्वल है। DR किसके इक्वल है, QC के इक्वल है। जो जिसके इक्वल था इन इक्वेशंस का यूज कर लिया हमने। अब पेयर बनाएंगे, किसके साथ क्या ऐड कर सकते हैं, AS के साथ DS ऐड करेंगे, ठीक है। BQ के साथ QC ऐड करेंगे। अब ऐड करके बताइए कि AS प्लस DS क्या होगा, AS प्लस DS इज AD, ये हो जाएगा AD। BQ प्लस QC क्या हो जाएगा, BQ प्लस QC हो जाएगा BC। तो देख सकते हो कि हमने AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC ला दिया है एंड इट्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजीली प्रूव हो गया, 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, NCERT में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर हम आपकी NCERT एक्सरसाइज की बात करें तो 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स में आ सकते हैं। 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 है, 9th एंड 12th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे लेंथी क्वेश्चन की। अगर NCERT की बात की जाए या कहीं पे भी सबसे लेंथी क्वेश्चन ये, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं, बट हाँ बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अ ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब मतलब कि सर्कल के बाहर कौन है, ट्राइंगल है, ठीक है। और ट्राइंगल में ऑब्वियसली 3 साइड हैं, उसमें से हमें सिर्फ एक ही साइड दी है, BC दी हुई है, जो कि 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर की है। अब बाकी के 2 साइड्स आपको फाइंड करना है। व्हाट इज टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, साइड्स AB एंड AC फाइंड करना है। सर्कल का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका यूज कर सकते हैं, और एक साइड हमें दी हुई है, ये यूज कर सकते हैं। एंड सर्कल की और सर्कल का कोई भी कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स जो आपने पढ़ रखी है वो हमें यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंटर से C को ज्वाइन कर देना है, फिर सेंटर से B वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना है, फिर सेंटर से A वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना है। तीनों वर्टेक्स को सेंटर से हमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ही दिया हुआ है, तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, B है, तो हम लोग इसको E कह देते हैं, एंड सपोज इट इज F। फिर O से E को भी ज्वाइन करना है और O से F को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। ये क्या है, ये सब टेंजेंट है ना। तो ये OE क्या होगी, OD क्या होगी, OF क्या होगी, ये तीनों के तीनों रेडियस होंगी। एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि हम कभी भी चाहें तो इस एंगल का यूज कर सकते हैं, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं जो हमने किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया है, जॉइन OA OB एंड OC, पहले तो ज्वाइन किए थे ना, वर्टेक्स को ज्वाइन कर लिए थे। ऑल्सो साथ में और भी क्या ज्वाइन किया है, OF OE, इनको भी हमने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने से वो एंगल 90 डिग्री बने, इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं, हमें 5 लाइंस को ज्वाइन किया है। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है वो लेंथ में इक्वल होती हैं। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये दोनों नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो दोनों जो भी होंगी वो इक्वल होंगी। तो लेट अस अज्यूम कि ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक स्टूडेंट ने पूछा था
कि मैम जो हम लोग को क्वेश्चन के बीच में लिखना होता है क्या उसके भी मार्क्स होते हैं और वो लिखना कितना जरूरी होता है। तो बच्चे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। एमसीक्यू है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स का भी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना ही नहीं है उसमें। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है तो हम जो भी थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो बीच में स्टेटमेंट होंगे वो प्रॉपरली लिखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फुल मार्क्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक, तो हमने यहाँ पे थ्योरम लिख ली। सो अब कौन किसके इक्वल होगा ये लिखना है आपको। तो सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ ए इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स, सपोज लेट, क्योंकि दिया नहीं था। ठीक है, तो अब हमें तीनों साइड जो है ट्राइंगल के ऑलमोस्ट पता चल गए हैं। BC कितने सेंटीमीटर का है, BC 6 + 8 जो है 14 सेंटीमीटर का है। अगर आपसे कोई पूछे कि AB कितने सेंटीमीटर का है तो 8 + x सेंटीमीटर का है। AC कितना है, 6 + x है, बस x निकालना बचा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, बेसिकली बस x निकालना है, इतना काम है इस क्वेश्चन में, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो हम लोग सर्कल का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना था हम कर चुके हैं, इससे ज़्यादा आप सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है। अब आप पूछोगे कि एरिया तो हम कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं बेसिकली। एक तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ कर लो, दूसरा हाफ बेस इंटू हाइट। तो दोनों ही तरीके यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। मान लीजिए कि ये आपकी फर्स्ट साइड A है, ये B है, ये C है। तो जब अपन हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे तो आप लोग क्या करते थे, सबसे पहले A + B + C डिवाइडेड बाई 2, तीनों साइड का सम। तो 14 + 8 + x, दूसरा साइड, तीसरा साइड 6 + x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो 14 + 14 28, 28 + 2x, 28 + 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 + x। तो सेमी पेरीमीटर आ रहा है 14 + x। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, S - A, S - B, S - C, ये था एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब S तुम्हारा आया है 14 + x, फिर S - A, तो 14 + x माइनस A यानी कि पहला साइड है 14 मान लेते हैं, फिर S माइनस दूसरा साइड 8 + x है, फिर S माइनस तीसरा साइड। ठीक है, 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पे भी x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा x टाइम्स 14 + x। ठीक, देखते हैं यहाँ क्या बचता है, 14 - 8 यानी कि 6, और यहाँ पे क्या बचा है 14 - 6 यानी कि 8। ठीक है, तो तुम्हारा बचा है एरिया आता है इतना। अब 48 6 × 48, 48 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 3 × 48 होता है ना, तो 16 बाहर निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 और 16 3 × 3 बचा, और x बचा, और 14 + x बचा। ये आपने एरिया निकाल लिया है एक मेथड से, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाल लिया है एक मेथड से। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम A नाम दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ठीक है आपने एरिया एक मेथड से निकाल लिया है, अब हम आपसे पूछें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो क्या, तो यस हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पूरा ट्राइंगल है ये COB ट्राइंगल प्लस AOB ट्राइंगल प्लस AOC ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल का सम है। तो यानी अगर मुझे ABC का ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो तीनों ट्राइंगल का एरिया को ऐड करना होगा, तो वो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये इजी मेथड है, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि अरे ऐसा कैसे करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC, तीनों को ऐड करना है। ठीक है,
तो अभी आपने जो एरिया निकाला था वो हम लोग यहाँ रख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 4√3x और फिर इधर पे था 14 + x। और अभी क्या आ रहा है आपका एरिया ऑफ AOB। AOB का एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कौन है, रेडियस है, तो रेडियस तो 4 है यहाँ पे, और बेस कौन है 8 + 6 यानी कि 14 है, प्लस अब दूसरे ट्राइंगल का एरिया AOB का हो गया। अब AOB का एरिया हो गया, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये इस ट्राइंगल का एरिया आया है, इसका एरिया होगा बेस हाफ बेस कौन है 8 + x, 8 + x, और हाइट कौन है 4। सारी रेडियस सर्कल की जो इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर तीसरे ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसका कौन है 6 + x है, 6 + x, और हाइट कौन है 4 है। तो अब यहाँ पे देखो सब में ना 4/2 सब में है, सब में यानी कि 2 तो आने वाला है, सब में क्या आने वाला है 2 आने वाला है बाहर। फिर 14 प्लस 2 तो हम निकाल चुके हैं, 8 + x, फिर प्लस 6 + x। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 4, तो 2 1 एंड 2 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर अंदर बचेगा 3x एंड 14 + x। तो देख सकते हैं अभी हमने दोनों एरिया को कंपेयर कर लिया है, और दोनों एरिया को कंपेयर कर लिया है, तो आपके पास ये बचता है। नाउ अब हम लोग जो यहाँ पे मिला है ना वो 2 फिर √3x × 14 + x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल रहा है 14 + 14 28 + x + x 2x, ठीक है। अब इसमें से आप 2 निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो तो हो जाएगा 14 + x हो जाएगा, और ये जो 2 है ना ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। अब बचता है यहाँ पे √3x और 14 + x इज इक्वल टू 14 + x। अब जो भी बचा है उसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा 3x × 14 + x, और यहाँ पे 14 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 14 + x कैंसिल, अब एक 14 + x बच गया, और इधर पे बच गया 3x। तो 14 = 3x - x यानी कि 2x, तो x = 7 सेंटीमीटर। x कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर x 7 सेंटीमीटर है तो पहला साइड हमारा जो निकालना था हमें AB, वो आ जाएगा, AB क्या था 8 + x था ना, यानी कि 7 + 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। सो योर फर्स्ट आंसर इज 15 सेंटीमीटर। अब जो आपको दूसरा साइड था AC, वो था 6 + x, तो AC हो जाएगा 6 + 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर, ठीक है। AC इज 13 सेंटीमीटर। तो ये है आपका AC। आई होप इतना समझ में आ गया है आपको। चलिए बात करते हैं हम अपने एनसीईआरटी के नेक्स्ट उस क्वेश्चन की, जो कि भी 5 मार्क्स में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के बोर्ड एग्जाम में दिया गया है, तो ध्यान से इसे जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, इसमें 2 पैरेलल टेंजेंट है, एक XY और दूसरी x', y'। पैरेलल टेंजेंट बोले तो 2 ऐसी टेंजेंट जो कि आपस में पैरेलल भी हों, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। PQ सर्कल का डायमीटर है, PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देन एक और टेंजेंट है AB जो कि C पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि कुल मिला के 3 टेंजेंट है इस सर्कल की, एक तो AB और 2 पैरेलल टेंजेंट XY एंड x', आपको इतना प्रूफ करना है। अब ये जो AB है ये सेंटर से कुछ एंगल बना रही है, कितना AOB एंगल बना रही है। आपको बताना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यू हैव टू प्रूव एंगल AOB = 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। हमें करना क्या है, हमें O से C को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन O से C को हमें ज्वाइन कर देना है। जैसे हम इसे ज्वाइन करेंगे वैसे ही होगा क्या, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल दिखाई देंगे। इन दोनों ट्राइंगल को बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इन ट्राइंगल ज्वाइन कर लिए, अब 2 ट्राइंगल बन गए। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP में, ये जिसको मैंने क्रॉस कर रखा है, इन दोनों ट्राइंगल को हमने लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल में
एक एक एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओपी सर्कल की रेडियस है, ओसी सर्कल की रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओसीए, रीजन ईच 90 डिग्री, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होगा, हो गया। अब दोनों में ओए जो है वो कॉमन है, ओए इज इक्वल टू ओए कॉमन। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू ओसी, ओपी इज इक्वल टू ओसी, ओपी और ओसी इक्वल होंगे, रीजन बिकॉज बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती है, तो ये लोग इक्वल होंगे। देयरफॉर बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, देयरफॉर बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, CPCT से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग कोई भी एंगल आप लिख सकते हो जो कि इक्वल हो, ऐसे ले सकते हो। तो हम लोग अगर इसे एंगल 1 दे दें और इसे एंगल 2 दे दें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन CPCT से ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो। अच्छा, अब आप चाहो ना तो यहाँ पे जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना, आप चाहो तो साइड भी लगा सकते हो। AC इज इक्वल टू AP, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। OA इज इक्वल टू OA कॉमन, OP इज इक्वल टू OC। साइड से भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ यूज किया है, RHS यूज किया। चाहो तो साइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, चाहे आप जैसे भी मेथड यूज करो। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। सिमिलरली अब यही काम हमें, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। दूसरा जो पेयर है, इन ट्राइंगल BOC ये वाला एंड ट्राइंगल BOC एंड BOQ ट्राइंगल हम लोग लेंगे, और इन दोनों ट्राइंगल में सेम कॉन्सेप्ट से, सेम रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, सेम वही काम करना है। ठीक, अब सवाल उठता है कि क्या ये पार्ट जो इसका सोल्यूशन है वो आपको दिखाना है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, यानी बड़े क्वेश्चन में आता है ना, तो वो वाला पार्ट भी आप दिखा देना, तो बन तो जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट वही काम करना है। तो इसलिए मैंने सिमिलरली लिख लिया है, आपको वो पार्ट भी शो करना है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। चलिए, नाउ एज PQ इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो सारे एंगल्स हैं, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एज PQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायमीटर कहने का मतलब ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल्स सारे सम 180 डिग्री होगा। अब 1 को 2 लिख सकते हो तुम, तो 1 की जगह भी 2 लिख देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल 2। फिर 3 को 4 लिख सकते हो और 4 को 3 लिख सकते हो, तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 4 की जगह भी हमने 3 लिख लिया। तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 क्या है, एंगल AOB है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOB इज 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। समझ गए आप? तो ऐसे हमको क्वेश्चंस प्रूव करना है। कुल मिला के बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, OCC को ज्वाइन कर देना, 2 ट्राइंगल मिलेंगे, इन लोग कॉन्ग्रुएंट बता देना है, तो ये 1 2 के इक्वल हो जाएगा। फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता देना, तो 3 और 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर सबका सम 180 लेके चलना है, तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम ये डायग्राम दिया है, PA and PB आर टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, फिर CD इज अनदर टेंजेंट ऑफ सर्कल विच टचेस एट Q, PA की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, QC एंड QD की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, लेंथ है 3 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड करना है PC प्लस PD।
PC प्लस PD की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 मार्क्स में कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चूंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चे करे नहीं रहते हैं तो एकदम से अगर एग्जाम में वो आ जाते हैं तो वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि PA और PB इक्वल होंगे टेंजेंट थ्योरम से। PA एंड PB विल बी इक्वल। ठीक है, तो अब हमें निकालना है PC की वैल्यू। तो बेसिकली PC क्या आएगा होगा, PC होगा PA में से अगर हम AC माइनस कर दें तो PC हो जाएगा PA माइनस PA माइनस CA या AC। ठीक है, तो PA तो हमें पता है कितना है 12 माइनस, अब AC मालूम नहीं है लेकिन, तो AC निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट C से, तो ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, AC CQ के ही इक्वल होगी, तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि PC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। ठीक है, सिमिलरली और इसी तरह से आप अगर इस साइड जाते हो और PD निकालना चाहते हो तो PD हो जाएगा PB माइनस BD। अब BD तो मालूम नहीं है लेकिन PB मालूम है 12 है, और BD की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी QD के, और ये भी 3 है तो ये भी 9 ही आएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर ही आएगा। तो फाइनली आपको जो निकालना है जो कि है PC प्लस PD इज 9 प्लस 9 सेंटीमीटर, दैट इज 18 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, 2 बार सेम थ्योरम का हमने यूज किया है यहाँ पे। अब बात करते हैं सर्कल पे नेक्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन की। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. LN is another tangent which touches the circle at M. Prove that PL plus LM is equal to PN plus NM. ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PA is equal to PB as, रीजन आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से PA और PB इक्वल हो जाएगा। एंड सिमिलरली AL इज इक्वल टू LM, सेम रीजन से सेकेंड इक्वेशन, एंड BN इज इक्वल टू, BN किसके इक्वल हो जाएगा, MN के इक्वल हो जाएगा, BN इज इक्वल टू MN, दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है, PL प्लस LM। तो अब हम लोग क्या करते हैं, PA की वैल्यू PA इज इक्वल टू PB लेकर चलते हैं, एज PA इज इक्वल टू PB। अब PA इज सम ऑफ PL प्लस AL। PA को हम क्या लिख सकते हैं, PL प्लस AL लिख सकते हैं, और PB को क्या लिख सकते हैं, PN प्लस BN लिख सकते हैं, PN प्लस BN लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें AL तो नहीं मालूम है लेकिन हम ये जानते हैं कि AL जो है LM के इक्वल है, तो PL प्लस AL की जगह LM इज इक्वल टू PN प्लस BN की जगह MN, तो यहाँ पे MN लिख सकते हैं। ये देखिए प्रूव हो गया इजीली। ठीक है, तो हमें जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, लास्ट क्वेश्चन टाइप का ही था लेकिन वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू थी और यहाँ पे सीधे ऐसा प्रूव करना था। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें ये डायग्राम दिया है, कई बार बोर्ड में इसे 3 मार्क्स में पूछा गया है, कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। फर्स्ट टेंजेंट B पे टच करती है सर्कल को और सेकेंड C पे टच करती है। सर्कल का सेंटर O है, OB एंड OC आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंगल BAC इज 120 डिग्री। तो आपको प्रूफ करना है OA इज इक्वल टू 2AB, OA इज इक्वल टू, यानी ये जो OA है इसकी वैल्यू AB का डबल है, OA इज डबल ऑफ AB, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ निकालने का हम लोग को अभी हमने सर्कल के कॉन्सेप्ट में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हम लेंथ निकालना तो उसी की जानते हैं, जिसमें कि या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सके तो 2 मालूम है तो तीसरी निकाल सकते हैं, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं जिसमें एंगल भी दिया होता है और साइड की लेंथ भी निकालनी होती है। इन दोनों ट्राइंगल में OB इक्वल्स टू OC, AB इज इक्वल टू AC एंड OC इज इक्वल टू OC कॉमन, इन दोनों ट्राइंगल को इजीली आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC
OA is equal to OA common, OB is equal to OC radii of circle and AB is equal to AC tangent from an external point. So guys ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड से, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, रीजन साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि अगर एंगल OAC पूछा जाए और या फिर एंगल OAB पूछा जाए तो वो 60-60 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप छोटा सा जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ये ले लीजिए। इन ट्राइंगल AOB कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ये एंगल, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब ये राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल में आपका एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB हमको अगर cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस AB अपॉन हाइपोटेनस OA, तो cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू AB बाई OA, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, OA इज इक्वल टू 2AB। तो ये प्रूव हो जाता है OA इज इक्वल टू 2AB बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि देखिए क्वेश्चन छोटा सा ही है, लेकिन क्या एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे, या जब तक आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे बच्चों, कोई गारंटी नहीं है कि नया क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पे सॉल्व कर ही पाओगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट S डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। कोई ट्राइंगल है ABC, इसका सेमी पेरीमीटर S है, ठीक है, इन विच, अब इन्होंने ये भी बता दिया कि आप BC को ना A मान लेना, AB को C मान लेना, AC को B मान लेना, या सपोज कर लेना। इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स BC, CA, AB एट D, E एंड F। इन्होंने कहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, सर्कल इंस्क्राइब्ड अ ट्राइंगल, ऐसे भी वर्डिंग में हो सकता था, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मतलब क्या कर रहा है कि ट्राइंगल के साइड्स को ना सर्कल टच कर रहा है, AB को F पे, BC को D पे और AC को E पे टच कर रहा है ये सर्कल। यू हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू S माइनस B, यानी कि ये जो BD साइड है, ये इतना पार्ट BD जो है S माइनस B के इक्वल है, ठीक है, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि देखिए पूरी साइड तो आपको मालूम है, लेकिन BD यानी कि पार्ट, साइड का पार्ट चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको X एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये X है, ये भी X हो जाएगा, ठीक है, तो लेट इज एज्यूम BD इज इक्वल टू X, तो B है, तो बोथ आर X। फिर CD को हमने मान लिया Y, सो दिस इज ऑल्सो Y, तो CD इज इक्वल टू Y एंड देन Y किसके भी इक्वल होगा, CE के भी इक्वल होगा। एंड एट लास्ट लेट AE इज इक्वल टू Z, तो फिर वो AF के इक्वल भी होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि पेरीमीटर जो है, सेमी पेरीमीटर, इसका क्या होगा, S इज इक्वल टू, S होता है सेमी पेरीमीटर, तो AB प्लस BC प्लस CA, S इज इक्वल टू, अब AB मालूम है आपको, AB इज बेसिकली C, लेकिन अगर हम इस हिसाब से लें जो हमने एग्ज्यूम किया है, तो क्या होगा, AB X प्लस Z होगा AB, BC होगा X प्लस Y, ठीक है, CA होगा Y प्लस Z, ठीक। अब सबको ऐड कर देंगे, X प्लस X 2X। अच्छा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो जब अपन लोग इनको ऐड करेंगे तो हर टर्म 2 बार आ जाएगा, X प्लस X 2X, Z प्लस Z 2Z और Y प्लस Y 2Y डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो S आ गया तुम्हारा X प्लस Z प्लस Y या Y प्लस Z। अब देख के बताओ Y प्लस Z किसके इक्वल है, Y प्लस Z किसके इक्वल है, Y प्लस Z इज AC, और AC की लेंथ क्या थी, B, तो यानी Y प्लस Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं।
तो x इज इक्वल टू एस माइनस बी, और s कौन है, सॉरी x कौन है, x इज व्हाट, बी डी। सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू एस माइनस बी, यहां से प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपको सीबीएसई सैंपल पेपर में भी मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया है बच्चों, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये एक सर्कल है, सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती हैं PA एंड PB, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। फिर एक और टेंजेंट है, देयर इज अनदर टेंजेंट CD, जो कि E पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, उसका अपन को पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। तो सबसे पहले हम लोग PA कितना दिया हुआ है, PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और PA, हाँ, एंड PB इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। अब PA दो साइड्स का सम है, किसका किसका, PC प्लस AC, PC प्लस AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। PA 10 है तो PA को लिख सकते हैं PC प्लस AC, और ये 10 है, ठीक है। अब बच्चों AC किसके इक्वल होगा, AC हो जाएगा CE के इक्वल, टेंजेंट थ्योरम 10.2 से। तो AC की जगह हम CE लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि बाई थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू C आप लिख सकते हो, दिस इज द रीजन। तो PC प्लस C की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ अगेन, अभी आपको जो सेकंड टेंजेंट है वो भी तो 10 ही मालूम है ना, 10 सेंटीमीटर। अब ये PB किसका किसका सम है, PD प्लस BD के इक्वल है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। नाउ BD इज इक्वल टू ED, BD इज इक्वल टू ED। अब फिर से वही रीजन, बिकॉज BD ED के इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है। सेकेंड इक्वेशन, अब बस इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, PC प्लस C प्लस PD प्लस ED इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20, ठीक है। अब जो PC, तो जो आपका जिसको पेरीमीटर निकालना है उसका एक साइड PC है, ठीक है, तो उसको रहने देते हैं, और PD जो है वो दूसरा साइड है, इसको भी रहने देते हैं। अब जो बाकी के आधे आधे पार्ट है CE प्लस ED, ये मिलके तीसरा साइड बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं CE प्लस ED, अभी ये लोग ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा आपका CD। सो PC प्लस PD प्लस, बोलिए इसका नाम क्या है, इज इक्वल टू 20, यानी कि ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 3 मार्कर 20 सेंटीमीटर कर लेते, हाँ ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, ये भी CBSE सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 29 है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, और वो भी न्यू क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अभी ऐसा किए होगे लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो आप। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O सेंटर का एक सर्कल है जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई है PA एंड PB, ठीक। हमें पता है कि इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। कॉर्ड AB, अब एक कॉर्ड है इसकी AB जो कि रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। O इज रेडियस ऑफ द सर्कल, एक कॉर्ड AB रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कॉर्ड AB मेक्स एंगल 30 डिग्री विद रेडियस OA, समझ गए, यानी ये एंगल 30 दिया है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस OA एंड PA, यानी कि जो तुम कह रहे हो कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, वो इक्वल लेंथ निकालना है एंड रेडियस निकालनी है सर्कल की, समझ गए। दो काम करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक एंगल इन ट्राइंगल AOB, जहां जो दिया है वहीं से पहले आगे बढ़ते हैं। AOB हमें दिया है 30 डिग्रीज एंगल, नहीं, इन ट्राइंगल AOB OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही
होगा। ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप कहेंगे एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB यानी कि 30 डिग्री। ये दोनों एंगल 30-30 हो गए। अब इस छोटे से ट्राइंगल में अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला निकालो तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इसे आसानी से निकाल सकते हो। तो एंगल OAB प्लस एंगल OAB ये हो गया है ना, प्लस OBA प्लस अब सेंटर वाला AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 30 प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180। 60 प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इज 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो ये एंगल 120 हो गया। अब बताइए ये कितना हो गया होगा। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, इन दोनों एंगल में आपको पता है, मैंने बताया है, इन दोनों एंगल में एक रिलेशन होता है। दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल चूंकि ये वाला आपको 120 मिल गया है, देन दिस एंगल APB इज 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल अब आपको 60 डिग्री मालूम चल गया। एक एंगल 60 है और बाकी के दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी कितने ही होंगे, 60 ही हो सकते हैं। ये इक्वल है तो पता चल गया कि 60-60 ही हो सकते हैं, क्योंकि तीनों का सम क्या करना है 180। लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते कि लोग 60 ही होंगे। हमें ये पता है कि एज PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। लेट अस एज्यूम कि वो दोनों x हैं, ये भी x और ये भी x। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी 120, तो x इज ऑल्सो 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी अब 60 डिग्री पता चल गया और ये भी 60। वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। देयरफॉर APB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अभी दोनों और साइड निकालने में कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि एक तो 6 सेंटीमीटर पता ही था, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर ही हो जाएंगे। समझ आया? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिकॉज क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि हर एंगल 60 डिग्री है ना, इसलिए। सो PA इज इक्वल टू, PA कितना होगा जो AB था, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AB, यानी कि PA ही हमें निकालना था 6 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर आ चुका है, PA इज 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? अब रेडियस कैसे आएगी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, पहले देख लीजिए बच्चों। रेडियस निकालने के लिए बच्चों हमें O से P को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, O से P को ज्वाइन करना होगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, थ्योरम 10.1 से। तो कुल मिला के AOP इज अ राइट ट्राइंगल, एंगल OAP इज 90 डिग्री। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाम बोलिए ट्राइंगल का, AOP कह सकते हैं। OAP राइट ट्राइंगल में लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, लेकिन एक एंगल पता होना चाहिए तो ही लग सकती है ट्रिग्नोमेट्री। तो बताइए बच्चों कि अगर ये पूरा 120 था तो ये आधा कितना होगा। ठीक, तो अब हमें बाकी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये यूज़ करना है कि ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेनस है, थीटा इज 60 डिग्री। ठीक, तो कोई भी एक, अब तुम निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है OA। अगर ये हाइपोटेनस है तो ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नहीं, एक मिनट, जो साइड मालूम है उसका ही यूज कर सकते हो, OA तो OP तो पता नहीं है ना, तो बेस और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करना चाहिए, 10 का यूज करना चाहिए।
हम यहाँ लिख देते ना, आपने लिखा नहीं अभी। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, याद रखिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 होता है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कौन है? हाँ AP है ना, AP अपॉन बेस कौन है? OA है, जो निकालना है। √3 इक्वल्स टू 6 बाई OA, देयरफॉर OA इज इक्वल टू 6 बाई √3, 6 बाई √3। 6 बाई √3 को प्रॉपर फॉर्म में जब लिखोगे तो 6 का मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और 3 से √3 कट गया, 2 √3 आएगा। 2 √3 इज द सेकेंड आंसर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 √3 सेंटीमीटर। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे दो चीजें निकालनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन जस्टिफाई करता है 5 मार्क्स को। क्या आ सकता है ऐसा? समझ आ गया सबको? लिख लीजिए।